हेलो एवरीवन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जिनको मैं बहुत इंस्पायर हुई, उनके जो भी एफर्ट्स हमने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में देखे, उनसे आज एक लाइव मुलाकात होगी, बातचीत होगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर टू। सो आई विल जस्ट वेट फॉर हर टू जॉइन एंड देन वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। Guys, just give me a few minutes. I'm just waiting for her to join in. Hi everyone. Hello everyone, thank you for tuning in, and she'll be here in any moment now, as you all know. So she's here. I'm just gonna add her. Hello ma'am. Hi, how are you? I'm good. How are you? मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। फाइनली फाइनली आपको आपसे बात हो रही है, आपसे मिल लिया, आपको देखकर ही बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? कैसी रही? अभी क्या चल रहा है? कैसी जर्नी चल रही है? अभी क्या क्या ही चल रहा है? हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अभी मैं फिलहाल बेंगलोर में हूँ और कॉमनवेल्थ के बाद थोड़े दिन का ब्रेक था, 3 वीक घर पे थी और 4 सितंबर से यहाँ पे कैंप है। अभी बेंगलोर में कैंप चल रहा है। बिल्कुल मैम। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहेंगे कि आपने हॉकी कैसे चुना, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, वो सब जानना चाहेंगे। ओके। 2003 में खेलना स्टार्ट किया था और जर्नी मेरी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि हॉकी से स्टार्ट होगी। कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं पता था, बट हाँ, आज उस दिन को याद करके बहुत खुशी होती है डेफिनेटली कि हॉकी खेलना स्टार्ट किया। मैं 6th क्लास में थी और अपने जो भी है, हम गांव में रहते हैं, जोध का गांव है, डिस्ट्रिक्ट मेरा सिरसा है, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और वही जो डेली रूटीन होता है, सुबह शाम स्कूल जाना। और उस टाइम पे एक्चुअली मेरे मम्मी की थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी। उसी टाइम उनको 1 साल पहले प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो घर के काम में भी बिजी रहती थी। बट फिर गांव के ही एक स्कूल के टीचर ने आके पापा को सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे अग्रसेन स्कूल है, महाराजा अग्रसेन स्कूल सिरसा में था। तो मैंने वहां पे जाके ट्रायल दी, पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। और जैसे बताया अभी कि मम्मी लड़की हूँ, तो एक चीज मुझे उस टाइम पे भी बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा नहीं था कि मैं ही अकेली काम करती थी। मैं और मेरा एक भाई है मेरे से 1 साल बड़ा, और पापा, हम तीनों मिलके घर का काम करते थे। तो उतना ज्यादा मेरा भी दिल नहीं था कि मतलब जाऊं, बट एक ये जरूर होता था क्योंकि कभी शहर में जाते नहीं थे, तो ये है कि ठीक है, कभी समर वेकेशन होता था या तब जाते थे। मेरी बुआ जी रहते थे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, उनके घर जाते थे। तो ये था कि हाँ, शहर जाऊंगी तो अच्छा हो सकता है, अच्छा स्कूल मिलेगा और अच्छे एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि गांव में थी तो वही है कि अपने आप को, और जो कि मैं सोचती थी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बट कहीं ना कहीं डर भी होता था कि उन लोगों के साथ रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी।
तो जैसे भी था, फिर मेन जो हॉकी खेलने के पीछे था वो मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मैं ऐसे ऐसे खेलने जा रही हूँ, ट्रायल देने जा रही हूँ, तो फिर उन्होंने पूछा किस गेम की, तो मैंने कहा वो तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, 3 गेम्स वहां पे हैं। और फिर उन्होंने पूछा कौन कौन सी, तो बताया। फिर उन्होंने बस बिना कुछ पूछे कि तू क्या चाहती है या कुछ भी, कि बेटा अगर हॉकी खेलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे घर में हमने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा। मेरे पापा जी हमेशा उनकी बातें हमारे आगे करते थे कि वो खुद ना पढ़े लिखे होके भी हम मतलब पापा और उन पापा के भाई सबको पढ़ाया लिखाया, तो कि उनकी एक अलग ही रिस्पेक्ट थी घर में। तो बस ये था कि दादाजी अगर इस चीज को चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली हॉकी ही खेलूंगी। और बस वहां से 2003 से मेरी हॉकी की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैम कहते हैं कि गली गली में चैंपियन होते हैं, तो हमें भी एक चैंपियन जो गांव से आपने आपकी जर्नी बताई, गांव से निकली, इतनी कठिनाइयां सही कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन घर वालों ने कैसे सपोर्ट दिया और फिर आप आगे बढ़े। और एक बस एक मन में वो था कि मुझे खेलना है और कोई भी गेम हो वो मैं डिसाइड कर लूंगी। तो जैसे आपने दादाजी की स्टोरी बताई, उससे मैं सुनकर मैंने पढ़ा है वो, और मैंने एक और बात पढ़ी कि आपके पापा ने आपके लिए किट ला कर दी थी, उसके बाद आप हाँ। ज्यादा सीरियस हो गए। हाँ, वो ये बात 2003 की है कि हॉकी खेलना कैसे स्टार्ट किया। और उसके बाद जैसे बहुत खुशी के साथ गई थी, अच्छी ट्रायल दी, फर्स्ट टाइम किया, सिलेक्शन हो गया। और बट उसके बाद में मेन तो वहां से स्टार्ट होता है कि नहीं मन लगा। और हफ्ते में सिर्फ एक फ्राइडे का डे होता था जिसमें घर से कॉल आ सकती थी। एवरी फ्राइडे मेरा यही होता था कि मुझे यहाँ से वापस लेके जाओ, मेरा नहीं मन लग रहा है। क्योंकि मम्मी की भी कंडीशन का पता था, तो वो चीजें भी ध्यान आती थी कि कैसे घर पे काम हो रहा होगा और सब चीजें क्या है। और दूसरा सीबीएसई स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ अपने आप को बहुत ऐसे रखती थी कि इनके साथ तो नहीं मैच कर पाऊंगी, और गेम में उतना ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाती थी। तो ये फिर 2005 की बात है, 1.5 ईयर मेरा पूरा ऐसे ही रहा था कि किसी तरह कोई भी बहाना लगा के मैं यहाँ से चले जाऊं। तो फिर एक दिन पापा अगेन फ्राइडे को कॉल कर आता है, और मैं फिर वही सेम ड्रामा कि मुझे लेके जाओ ये सब चीज। और पापा आए और कोच से बात की कि इसका तो नहीं मन लग रहा है तो लेके जाता हूँ। सैटरडे को पापा आए थे, तो कोच ने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है, अगर ये गोलकीपर बन जाएगी तो मे बी 1 डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। एग्जैक्ट जो हाँ, उनकी वर्डिंग थी वही बोल के आपको बता रही हूँ। तो पापा के लिए तो वो चीज बहुत बड़ी थी कि ओके इंडिया खेल जाएगी। और जो कि बच्चे ने अभी तक कोई डिस्ट्रिक्ट का भी टूर्नामेंट नहीं खेला है, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी। और बट कोच ने एक ही चीज बोली थी कि मतलब पर एक चीज है कि साल में 2 ही किट आती हैं, और ऑलरेडी इसके मतलब 1.5 ईयर तो एक तरफ से वेस्ट ही हुए हैं, कुछ ज्यादा कोई फोकस के साथ कोई काम किया नहीं है। तो अगर किट अभी मिल जाएगी तो 1 साल अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगी। तो वो ये चीजें मुझे होने के बाद घर जाके पता चलता है, क्योंकि उस दिन पापा मुझे अपने साथ ले गए थे, कोच ने भेजा कि इसको लेके जाओ, थोड़ा समझाओ और वापिस मंडे को भेजो, ताकि क्या पता रेडी हो जाए। और तब पापा ने ये बात मम्मी को जाके बताई कि ऐसे ऐसे मैंने इसकी गोलकीपर किट खरीदी है। और मुझे पता था कितने की आती है, तो वही सब था कि कितने की है पापा, आपने कितने पैसे दिए, तो कि 17,500 समथिंग की, 18,000 कुछ दिए। तो लिटरली मैं उस दिन बहुत अपसेट हो गई थी कि पापा की सैलरी का मुझे पता था कि 11-12 हजार उनकी सैलरी थी उस टाइम पे। तो कि और पापा, हम पापा के 3 भाई हैं, हम साथ में पास पास में ही रहते हैं, तो मोस्टली पापा ही सब बच्चों को देखते थे। तो वो हुआ कि अब तो ये तो ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, जो कि मैं तो इतना इसमें नहीं आगे जाना चाहती, मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है कि मुझे कुछ अचीव करना है। बट हाँ, फिर मम्मी ने एक ही बात बोली थी कि बस यही है कि किसी भी तरह बेटा तू ट्राई कर, प्रेशर नहीं है, अगर नहीं खेला जाएगा तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश करेगी तो भी शायद पापा के लिए खुशी होगी। हाँ, किसी किट की मेरा इवन मैंने माइंड में यही सोच लिया था, मैं किट किसी और को दे दूंगी, लाके पैसे पापा को वापिस कर दूंगी। कह रहे वो पैसे शायद यूज हो जाएंगे, बट तेरी कोशिश अगर देखेंगे तो शायद अगर खेल जाती है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, बट नहीं भी खेलेगी तो एफर्ट्स दिखेंगे तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, उसके बाद बिल्कुल ये मैम। हुआ कि एक पेरेंट ने उस टाइम पे, और लड़की हो गए स्पेशली की, क्योंकि मेरे घर में हमेशा लड़के लड़कियों को इक्वल देखा जाता था बचपन से, जब बहुत छोटे थे तब से ये बातें सुनते थे, स्कूल में जाते थे, बट एक अपने आप में प्राउड होता था कि एटलीस्ट वो चीजें हम फेस नहीं कर रहे, मेरी सिस्टर्स या हम कोई भी। तो यही था कि आज उन्होंने और ज्यादा प्रूव कर दिया है, पापा ने, ये सब चीज करके। मुझे कोशिश तो करनी चाहिए।
बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बोला हर बच्चे के मन में वो होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम वापस चलते हैं, हमारे घर चलते हैं, लेकिन मम्मी पापा का शायद जो डेडिकेशन था आपके लिए कि आपको कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको देखकर शायद आप रुक गए, और आज हम सबको पता है कि आपने इंडिया के लिए क्या किया और हमारा कितना नाम रोशन किया। तो जैसे कि कोई होता है ना कि बचपन से कोई करना रहता है, लेकिन शायद आप उनमें से हो जो मम्मी पापा के इतने सपोर्ट से आज इतने आगे बढ़े, और उनके सेक्रीफाइस हम कई बिल्कुल बार भूल जाते हैं, लेकिन फैमिली ने बिल्कुल। जितना सपोर्ट आप जितना बता रहे हैं, तो डेफिनेटली मैम एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैम बहुत सारे जी। क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, हम सब वो लास्ट में लेंगे, लेकिन एक चीज जो कॉमन में पढ़ रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि आप बहुत हम्बल हो, और मैं दिल से वो मानती हूँ कि आप सच में बहुत हम्बल हो, तो उसके लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, अब हम आगे चलते हैं मैम। तो अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी की, आपने आपके बारे में बताया, तो जब आपका हम्म। फाइनली इंडिया डेब्यू हुआ, तो इंडिया डेब्यू से लेकर के आप जब कैप्टन बन गए, तो वो जर्नी हम्म। कैसी रही, कितना चेंजेस हुआ, और क्या अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें। शॉर्ट में बताऊं तो ओके, 2007 में मैं फिर उसके बाद नेशनल कैंप में आती हूँ और 2008 में मेरा फर्स्ट डेब्यू होता है। और वही है कि जिस जर्नी के बारे में पापा ने सोच के मुझे भेजा था, आज वो दिन आया था 2008 में कि ओके मैं घर फोन करके बता रही हूँ कि टीम अनाउंस होगी और मेरा नाम आया है। और बहुत अच्छी बात इसलिए थी कि हम उस टाइम 7 गोलकीपर थे 2008 में, और सब मेरे से बहुत सीनियर थे। और मेरा अगर 2 में नाम आता है कि मैं टीम में सेकंड गोलकीपर हूँ, तो भी बहुत बड़ी बात थी और बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था। बहुत रिलैक्स बैठी थी, टीम अनाउंस होनी है कि मेरा तो अभी कहाँ पे नंबर है। पर वो दिन शायद, बोलते हैं ना कि अब आप उसको कितनी बार भी एक्सप्लेन करो, वो एग्जैक्टली नहीं फील बता सकते कि क्या उस टाइम पे फील हुआ था। बस यही था, अपने आप पूरी बॉडी ये थी कि कैसे भी जल्दी से जल्दी पापा को फोन करूं। और उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं होता था, हमारे पास कैंप में मोस्टली जूनियर्स के पास फोन नहीं होता था। तो एसटीडी आती थी, लखनऊ में कैंप था और वेडनेसडे का दिन था। एसटीडी 2:30 बजे कुछ एसटीडी लगी, वहां पे आके उन्होंने वो सेटअप किया और उसके बाद मैंने जल्दी से जल्दी पापा को ये न्यूज दी। और डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हो उनके लिए वो दिन कितना अच्छा होगा। बस फिर उसके बाद काफी टाइम मैं सेकंड गोलकीपर रही 2013 तक। 2013 में मुझे फिर प्लेइंग मिली, उससे पहले मेरे साथ दीपिका मूर्ति दीदी थे, योगिता बाली दीदी थे। योगिता बाली के साथ मैं काफी टाइम रही। वो मैं मतलब मैं उनसे काफी कुछ सीखा मैंने, और कोशिश करती थी कि ठीक है कभी मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी खेलूंगी। बहुत लकी रही हूँ इन चीजों में। मेरे काफी सीनियर्स थे जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा एक अलग सा ही मोटिवेशन मिलता था उनको देख के। बट हाँ, एक सेकंड गोलकीपर की लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको प्लेइंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इंजरी, ट्रेनिंग टाइम पे इंजरी भी हुई, तो उस टाइम पे भी ऐसे हुआ कि नहीं पापा अभी नहीं खेलना। और पता नहीं है क्योंकि आपको इंडिया के लिए खेल लिया, बट आपको प्लेइंग कर, आप मुझे प्लेइंग करते हुए देख पाओगे कि नहीं नहीं पता। बट पापा हमेशा ही मुझे एक ही बात बोलते थे, ये बात 2011 और 12 की है, कि बेटा तुम अपने सेम ऑनेस्टी के साथ अपनी मेहनत कर, तेरा भी टाइम आएगा। और कोई बात नहीं, हम पेशेंस सबसे बड़ी हर एक चीज की है, तो अपना बस हर एक काम में ईमानदारी होनी चाहिए। और अगर इतना वेट किया तो थोड़ा वेट और कर लेते हैं। तो वहां से फिर 13 में मैंने प्लेइंग की एंड देन उसके बाद कंटिन्यू अभी टचवुड हूँ टीम में। बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बोला ऑनेस्टी, बिल्कुल हम जानते हैं अगर आप ऑनेस्टी से सब कुछ करें तो आप कहाँ पहुंच सकते हैं, और आपने बात करी इंडिया के लिए खेलने की, तो जब अभी राष्ट्रगान सुनते हैं, जब कुछ भी मैच होता है, कोई भी टीम खेल रही हो, हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, तो हमारे आज भी गूज बम्स आ जाते हैं, तो हम बस इमेजिन कर सकते हैं कि आपको उस टाइम कैसा फील होता होगा। बिल्कुल डेफिनेटली वो फीलिंग शायद वो उस मोमेंट पे जहाँ होते हैं वो हम एग्जैक्टली वैसे नहीं बता सकते। बट डेफिनेटली बहुत खुशी होती है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कंट्री के लिए, या जो भी आप इंडिया में रह के एक एज ए गर्ल आप सब इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। या फिर मुझे स्पेशली यही चीज बहुत अच्छी लगती है कि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तो मेरे गांव में शायद स्पोर्ट्स का कोई भी नाम, लड़के लड़की कोई भी नहीं खेलता था, और आज वहां पे फुटबॉल की टीम है लड़कियों की। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओके, अगर मेरे कारण थोड़ा भी अगर कुछ चेंज हुआ है तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम, और साथ ही वंदना मैम भी जुड़ गई है और सुशीला मैम भी जुड़ गई, आपके लिए बहुत प्यार भेज रही है।
हाँ 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 ओके मैं ये सब। आगे चलते हाँ टोक्यो हाँ। टोक्यो 2021 की बात करें, हम छोटे से मार्जिन से रह गए उसमें। लेकिन हम्म एक इंटरेस्टिंग चीज उसके बाद ये हुई कि जो आपकी मोदी जी से बात हुई, प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनसे बात हुई, उन्होंने जो आपको हम्म संदेश दिया वो हम्म। शायद एक बहुत मोटिवेटिंग संदेश था, तो शायद वो आप हमें बताना चाहें। हाँ बिल्कुल। टोक्यो ओलंपिक में सबको पता है हमारी क्या परफॉर्मेंस रही थी और कितने पास से हमने मेडल मिस किया था, बट डेफिनेटली हमारे लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी आज तक के लिए, क्योंकि उससे पहले हम 16 में ओलंपिक खेले थे और वो भी हमने 36 ईयर के बाद क्वालिफाई किया था और वहां पे हमने 12th पे फिनिश किया था, और टोक्यो ओलंपिक में हमने 4th पे फिनिश किया और मेडल बहुत, एक कोई बिग मार्जिन नहीं था, बहुत पास से मेडल मिस हुआ। और काफी हम सब एक सबके टीम का एक माहौल बहुत ही उस टाइम पे एक सबके बीच में ब्रेकडाउन था कि पता नहीं क्या चला गया हाथ से, और आज भी वो पेन हमारे अंदर है। बट हमारे कोच ने एक ही बात बोली थी कि जब तुम इंडिया जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या चीज अचीव की है। डेफिनेटली मेडल होता तो शायद अलग बात होती, बट वो तो नहीं अभी है, बट फिर भी तुमने बहुत अच्छी हॉकी खेली है और अभी शायद मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। और जैसे ही हम रूम पे आए उसके बाद में पीएम सर का फोन आया और हमसे बात की, और उन्होंने वही बोला कि हाँ मेडल नहीं जीता है बट तुमने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है। तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस टाइम पे हमें वो मोरल सपोर्ट की जरूरत थी, और मोदी सर के साथ साथ पूरे इंडिया ने हमें वो रिस्पेक्ट प्यार दिया और आज भी कंटिन्यू मिल रहा है। क्योंकि पहले बहुत कम ऐसा होता था कि ओके कोई हॉकी मैच को इतनी वेट करता है देखने के लिए, और आज एक इंडिया में चेंज है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मैम। उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी, उसके पहले वर्ल्ड कप में हम नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गए। तो हम्म। हमने देखा आपके पिक्चर्स, आप बहुत इमोशनल थे और बनता भी है। लेकिन उसके ही अगले दिन ही आपका बर्थडे भी था। तो आपको जिस हिसाब से टीम ने सपोर्ट किया और आपका मोराल बूस्ट किया, अगर वो स्टोरी आप हमसे शेयर करना चाहें। हाँ जी, वर्ल्ड कप में पिछली बार हम क्वार्टर फाइनल में रीच किया था, और क्वार्टर फाइनल में भी हम शूट आउट में शायद मैच लूज किया था वो भी। और उसके बाद इस बार हमें खुद अपने आप, ऑफ कोर्स इंडिया को हमसे बहुत होप थी, क्योंकि ओलंपिक में अगर ये परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड कप के लिए भी सेम सब रखते हैं। और टू बी ऑनेस्ट हमने ओलंपिक के आने के बाद अपना हर एक ने इंडिविजुअल अपनी बहुत एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमें सबको पता चल गया था कि ओके इंडिविजुअल एफर्ट से हम क्या अचीव कर सकते हैं। बहुत मेहनत की एज ए टीम, हमने बहुत मेहनत की और इम्प्रूव भी किया। क्योंकि जो भी टॉप टीम्स के साथ हम मैच खेले हमें पता है पहले उनके साथ हमारा क्या रिजल्ट रहता था, और आज कितने क्लोज मार्जिन के, चाहे पूल मैच था, इंग्लैंड के साथ था ड्रॉ था, चाइना के साथ था ड्रॉ था, तो उसके बाद स्पेन के साथ जब हमारा मैच था तो शायद लास्ट कुछ मिनट में हमने गोल खाया, पूरा मैच अच्छा खेल रहे थे। तो उस इवन उस दिन भी मेरा, अगर इंडिया की डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस दिन मेरा रात को बर्थडे होता है, और वो मैच हमने लूज किया। नेक्स्ट डे फिर हमें कनाडा के साथ मैच था, तो और एक वो मैच हमारा क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाला था। अगर वो अच्छा, बहुत अच्छा खेली टीम और उसके बाद मैच लूज होता है तो सबका एक मोरल डाउन होता है कि अभी तो पोजीशन वाले मैच खेल रहे हैं, अब मतलब ओके हो सकता है सुबह तक रेडी हो जाएंगे, बट उस टाइम ऐसी फीलिंग थी। तो और मुझे पता था कि ओके कल मेरा बर्थडे है, क्योंकि आज इंडिया में हो चुका है बट कल स्पेन में कल मेरा बर्थडे। तो यही था कि मुझे एक बर्थडे पे दो दो हार तो नहीं चाहिए ऑलरेडी स्पेन से हार चुके हैं। तो बट इस चीज के लिए तो मैं टीम और टीम से भी ज्यादा हमारे कोच को ये चीज, इवन हम बहुत हमेशा आपस में इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि हम बहुत लकी हैं इस टाइम, जो हमारी कोच है वो हमें बहुत ही डीपली समझती है और उतना ही हमें मोटिवेट करती है। तो उन्होंने वो अगेन हमें बिलीव दिलाया, और जो भी हम सीनियर प्लेयर्स हैं हमने जूनियर्स को मोटिवेट किया कि क्योंकि ठीक है अगर हम मेडल वाले मैच से बाहर हो गए हैं, बट अगर आज का मैच लूज करते हैं तो हम डायरेक्ट बहुत पीछे चले जाएंगे 13वीं 14वीं पोजीशन के लिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काफी टफ मैच था हमारा वो, हम शूट आउट में जीते थे कनाडा के साथ। तो उसके बाद सबने वो मेरा थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया। डेफिनेटली मैम, कौन नहीं चाहेगा कि आप मैच जीतो इंडिया के लिए और आपका बर्थडे पूरा इंडिया मनाए, सिर्फ आपकी टीम में नहीं। हाँ जी।
हम्म। मैम आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी घटा बर्मिंघम का, वो दो मैच जो मैंने बहुत क्लोजली देखे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया वाला। तो मैम हम्म। हमने देखा पूरा मैच अच्छा चल रहा था, फाइनली पेनल्टी शूट आउट पे आया, पहला गोल आपने सेव कर दिया। और फिर हम्म। जो वो बात हुई, जो वॉच स्टार्ट नहीं हुई, और वो हम्म। आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा था, और मतलब आप क्या सोच रहे थे कि फिर से मुझे रीअटेम्प्ट लेना पड़ेगा? तो उसके बारे में बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे वैसे तो सबको पूरे इंडिया को ही पता है उस टाइम पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और डेफिनेटली वो चीज ना होती तो हो सकता है, पक्का कुछ भी नहीं होता, हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता है, बट हमने यही सीखा है कि हर एक चीज से हम सीख ही सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि पहला से हुआ। अगर मैं कंटिन्यू सेम फोकस के साथ रहती और ना डिस्ट्रैक्ट होती तो शायद फिर से वापस रिदम में आ जाती, और हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छा गोल मारा बट उसके बाद मेरे टीममेट्स वाले गोल कर सकते थे, या उनसे भी नहीं हुआ तो मेरे पास भी चांस था। पूरा मैच हमारे पास बाकी था, मतलब शूट आउट का जो 5-5 है। पर हाँ, जो चीज लाइफ में सडनली कभी होती है तो आपको उस टाइम नहीं पता चलता कि ओके इस चीज को हैंडल कैसे करना है, और गलत टाइम पे वो चीज हुई, क्योंकि काफी बड़ा टूर्नामेंट था हमारे लिए, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ हम मतलब एक टाइम होता था जब बिल्कुल वन साइडेड बिग मार्जिन से हारते थे, और आज हम उनके साथ मैच को बराबर रख के ड्रॉ करके और शूट आउट में आ रहे हैं, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमारा शूट आउट पे हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि वही है, समटाइम्स लक भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये है कि शूट आउट आया है तो हम पक्का ही जीतेंगे, बट एक पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ चांसेस ज्यादा है, वो उस चीज की हमने काफी ट्रेनिंग की है। तो ये जैसे शूट आउट पे आया था तो अच्छी फीलिंग थी कि ओके कोई बात नहीं, तुम अपना करना मैं अपना करूंगी, और अच्छा रहेगा मैच। तो ये जब चीज हुई तो सबसे पहले उस चीज को मैं अपने से स्टार्ट करती हूँ कि ठीक है, जब रीटेक हुआ मुझे सडनली समझ ही नहीं आया, क्योंकि और जिस प्लेयर ने जो पहला शूट आउट मारा था उनमें से मेरे को सबसे ज्यादा स्किलफुल वही लगती थी, तो अपने आप में एक ऐसे था कि ओके इसका अगर कॉन्फिडेंस। सेव हो गया है तो डेफिनेटली आगे ठीक है, मुझे और काम रहना है, और अभी ज्यादा मुझे प्रेशर लेने की या कोई उस चीज की जरूरत नहीं है। और सडनली बोल दिया जाता है कि आपको फिर से रीटेक लेना है, 3-4 बार मैंने इवन अंपायर से पूछा कि क्यों, किस लिए, और दूसरी फिर कोच ने भी उस टाइम पे टाइम ब्रेक मांगा कि ठीक है एटलीस्ट थोड़ा सा ब्रेक दे दो 2 मिनट का, वो भी टाइम नहीं मिला, अगर वो भी टाइम मिल जाता तो इकट्ठा होके वापस से उस टाइम पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता है, एक दो भी वर्ड अगर बोलते कि कोई बात नहीं हमें एज ए टीम अगेन फाइट करना है और अपने आप को शो करना है, तो शायद सब अगेन वापस सेम पेज पे होते। वो चीज नहीं हुई, और डेफिनेटली ये चीज हमारे लिए भी सीखने के लिए ही है आगे के लिए। या मैम आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि शायद अपनी जगह, इंडिया की जगह कोई और टीम होती तो इतना भी नहीं लड़ पाती जितना अपने साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी हमने जो फाइट शो करी। हाँ जी, और हाँ हाँ। और मैम ये कहना चाहूंगी कि वो शायद ऐसा इंसिडेंट था जब पूरा इंडिया एकजुट हो गया। ऐसा बहुत कम होता है, हमने क्रिकेट मैचेस में देखा है कि कभी कोई अच्छे परफॉर्मेंस होते तो इंडिया एकजुट होता है, लेकिन मैम उस दिन रात के शायद 2 बज रहे थे, इंडिया में 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था, और मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी। आपका मैच पूरा हम एकदम सामने से प्रे करके देख रहे थे कि नहीं हो जाए। पहली बार मैम मैंने ऐसा देखा कि इतना अच्छे से लोग एकजुट हो गए और सब एक चीज फील कर रहे थे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, और वो भी हमारे साथ। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उस चीज का इवन सेम इसीलिए कि अभी इंडिया में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, हर स्पोर्ट को लेके हो रहा है, बट स्पेशली हॉकी के लिए जो हमें एक अलग सा सबके अंदर दिखा है कि ठीक है लोग रात को भी उठ के मैच देख रहे हैं, और अगर थोड़ा कुछ गलत भी हो रहा है तो भी साथ में खड़े हैं, सेम जैसे ओलंपिक में किया था कि ठीक है कोई बात नहीं मेडल नहीं आया बट तुम प्लीज आओ, और हम सब तुम्हारे वेलकम के लिए रेडी हैं अगेन, कि तुम अच्छा खेले हो कोई बात नहीं, जो जो गलत हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हमें पता है कि तुम इस चीज के लिए डिजर्व करते थे, तो वो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारे लिए वो चीजें दिखने में शायद छोटी लगती होगी, बट हमारे लिए वो चीजें उस टाइम बहुत जरूरी होती है, और एक एक तरफ से एक होता है ना कि मेडिसिन का काम करती है। बिल्कुल मैम, आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। तो जब वो मैच खत्म हुआ हम बहुत अपसेट थे, ऐसा फिर हमारा मन हो रहा था हम अभी जाते हैं बर्मिंघम और आंदोलन करते कि ऐसा आपने हमारी टीम के साथ किया तो किया कैसे। आखिर में एक इंटरव्यू दिया मैम सोनी टीवी पे, और मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी अगर आप देख सकते हो। हाँ ये मुझे पिक्चर मैम, पता। आपके आईज में ना जो इमोशंस थे डेफिनेटली मैं आप सैड थी।
हाँ, फील कर सकते थे मैम। और ये पिक्चर मैंने आज तक कैद करके रखी, बस ये बोलकर कि मैम से कभी एक बार मिलना हो। और इस दिन के बाद मैं आपकी सच में बहुत बड़ी फैन, और वो बोलते हैं ना एडमायरर, की इतना होने के बाद वो आकर आप उस भावुकता से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और फिर से आपका नेक्स्ट गेम में आपको ध्यान रखना है। तो इस इमोशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे मैम? और इसके बाद एक और चीज, आपके पास, हमारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त था और ब्रॉन्ज मेडल मैच था। तो मैम कैसे आपने टीम को संभाला और उसके बाद आगे बढ़े? ओके। सबसे पहले तो ओके इस इंटरव्यू के लिए क्योंकि ये जो भी जिस टाइम पे हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का मैच जैसे ही खत्म होता है तो एज ए कैप्टन या एज ए सीनियर प्लेयर डेफिनेटली ये चीजें जरूरी होती है, बट समटाइम्स इमोशनली शायद स्ट्रोंग रहना चाहिए, बट कई बार होता है कि अगर आप जैसा फील कर रहे हो आपको नहीं पता होता कि ओके बहुत कंट्रोल किया मैंने, पर शायद वो एक पेन इतना ज्यादा था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बट मुझे इतना ही था कि ओके मैं कैप्टन हूँ या सीनियर प्लेयर हूँ, अगर मैं वीक पड़ गई तो पूरी टीम पीछे, डेफिनेटली हर कोई सीनियर प्लेयर को ही देखता है। और बस इतना था कि मुझे ये इंटरव्यू खत्म करना है और मुझे अपनी टीम के पास जाना है। और सब इंडिया में इतना भी, क्योंकि हमें उससे पहले गुड विशेज आ रही थी, तो ये भी पता था कि ओके इंडिया में सबने हमें देखा है और डेफिनेटली वो जानना चाहेंगे कि टीम इस टाइम कैसा फील कर रही है। नहीं इमोशंस कंट्रोल कर पाई थी, पर हाँ एक इतना जरूर पता था मन में, एक अंदर से बिलीव था कि कल का एक दिन है हमारे पास और हम एज ए टीम का काफी स्ट्रांगली कम बैक करेंगे। और उस चीज के लिए सबसे बड़ा हमारे पास यही था कि जो हमारी कोच है यानी कि उस पे हमें बहुत बिलीव है कि वो ये चीज को इजीली हैंडल कर लेगी। शायद हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, और मेरे लिए यही होता है, मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे को मेरे कोच का लगता है कि उसने मेरे से बात की कि तू कैसा फील कर रही है। देन ऑफ कोर्स मैं अपसेट थी और उनके सामने मैं और भी अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाई थी, तो कि ठीक है उन्होंने उसके बाद हमारी मीटिंग ली और जिसको जैसा फील हो रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है प्लीज अपसेट हो, रोना आ रहा है रो, जो भी कुछ भी है आपके पास कल सुबह तक का टाइम है, ब्रेकफास्ट तक का टाइम है, क्योंकि हमारा लेट मैच था, इवनिंग मैच था। तो बट हाँ उसके बाद हमारे पास हार्ड लाइन का मैच है और जो कि इससे भी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, हार्ड लाइन के मैच है। ये सबको पता होता है कि कोई भी मैच आसान नहीं होता है। और स्पेशली न्यूजीलैंड के साथ हमने पिछले कुछ साल में काफी कम मैच खेले थे उनके साथ, तो और भी ज्यादा था कि इतना ज्यादा नहीं पता, उनकी टीम में काफी प्लेयर चेंज हुए हैं। और वर्ल्ड कप में हम उनके साथ खेले थे और वो मैच हमने लूज किया था, तो ये तो पता था कि मैच आसान नहीं होने वाला। बट खुद को प्रूव करने के लिए हमारे पास उससे ज्यादा अच्छा और कोई मौका नहीं था, तो हमने ब्रेकफास्ट के बाद कोच के साथ हमारी 1.5 आवर की मीटिंग थी, उसमें सबने अपना वेदर ऑफ माइंड जो भी था, जो जिसको जैसा फील हो रहा था सबने शेयर किया। कोई स्टिल अपसेट था, कोई रेडी था कल के लिए, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उसके बाद जो एंड में जो हमारी लास्ट मिनट में जो मीटिंग खत्म होती है उसमें सबको एक ही था कि कल के लिए हम रेडी हैं। और कल के लिए हमारा ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए भी था कि सुबह 9 बजे मैच था, जो कि बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि कभी इतना जल्दी मैच हो। अगर 9:30 है तो मतलब हमें सुबह 6 बजे उठना है, देन 7 बजे वहां से निकलना है, 7:30 वहां से निकलना है। नॉर्मली हम एक्टिवेशन करते हैं बिफोर मैच, पर उस दिन हमें हमारे पास वो टाइम भी नहीं था। तो हर एक छोटी छोटी चीजें दिखने में शायद छोटी थी, पर वो इंडिविजुअल और एज ए टीम हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग थी। बट चॉइस कोई भी नहीं थी, एक्सक्यूज कोई भी नहीं था कि 9 बजे है या सुबह 6 बजे है या रात को 9 बजे है। बस हमारे पास यही एक आखिरी मैच है। और हमें पता था कि ओलंपिक के बाद हमारी टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है, हमें अपने कोच को लेके बहुत ज्यादा था कि हमें इस के बारे में दिखाना है कि इसके आने के बाद हमने वाकई बहुत इम्प्रूव किया। और उस बिना रिजल्ट के वो चीजें नहीं मिलती है। तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और आना चाहिए था, बट हमारे लिए ये मेडल बहुत जरूरी था, जो कि शायद जब से हम मैं टीम में सीनियर प्लेयर हूँ तो 16 ईयर के बाद ये मेडल आया है, तो बहुत हमारे लिए वैल्यू रखता है। बिल्कुल मैम, आपने कोच मैम की बात की। आपके बाद उनका भी इंटरव्यू हुआ, उन्होंने एक ही बात कही कि यार अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ, बट होता है, हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो वो जो एक लाइन थी ना, वो हमको हाँ बहुत जी। सुकून देके गई। अगर प्लेयर्स थोड़े उस फॉर्म में भी हैं, वो इमोशनल चीजों से गुजर रहे हैं, तो कोच के बाद एक स्टेबिलिटी और हमें यकीन था कि आप लोग वापस आएंगे।
तो मैम वो सिर्फ मैं इमेजिन डेफिनेटली आप जो फील कर रहे थे हम नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन पूरा इंडिया उस दिन एक साथ खड़ा था, मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगी। और उसके बाद मैम आगे चले, तो बात करते हैं जो ब्रॉन्ज मेडल मैच हमारे न्यूजीलैंड का हुआ, उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब हम 1-0 से लीड कर रहे थे, आखिरी 20-25 सेकंड में एक गोल कंसीड हुआ और वापस पेनल्टी स्ट्रोक पे बात है। तो मैम आपको वापस वो दिमाग में आया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा हुआ था, या फिर किस उसमें थे आप उस टाइम पे? नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे उस टाइम माइंड में एक ही चीज थी कि ओके, जो चीज कल पर जो भी मतलब कल नहीं सॉरी एक दिन पहले जो हमारे साथ हुई है, आज अपने आप को प्रूव करने के लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। और मैंने टीम को एक ही बात बोली कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगी और तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और हम आज का मैच जीत के ही बाहर निकलेंगे। और सबको एक अलग सी एनर्जी आ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वहां पे एज ए बीइंग गोलकीपर बोलना बहुत जरूरी था। एज ए कैप्टन, या मैं ये नहीं कहूंगी सीनियर प्लेयर, पर एज ए गोलकीपर, क्योंकि गोलकीपर का शूट आउट में थोड़ा सबको यह रहता है कि हमारी कीपर रेडी है या नहीं है। तो मेरे लिए, और मैंने कोई ऐसा नहीं था कि ठीक है, मुझे पता था कि टीम मेरे अगर ये बोलती हूँ तो टीम पे क्या कैसा इफेक्ट पड़ेगा और इस चीज को कितना कैसे लिया जाएगा। और वो दिल से था, सिर्फ ऐसा नहीं था कि ऊपर से ये बोल रही हूँ और अंदर से पता नहीं मेरे खुद के अंदर क्या बहुत स्ट्रोंग फीलिंग थी। और यही था कि नहीं, हाँ, बस करना है जो भी है, कि नहीं जाने देना आज का मैच तो। तो मैम पहला गोल कंसीड हुआ और उसके बाद 4 बैक टू बैक सेव, और वो आखिरी हम्म सेव यहाँ पर मुझे हम्म अभी भी याद है वो पोजीशन वो हुआ। और कैसा फील हुआ मैम उस टाइम पर, आप बस वो इमोशन शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमने हम्म। आपकी आपकी स्क्रीन पर सुनी थी सब टीमों की, लेकिन उस टाइम आप अंदर से कैसा फील कर रहे अ, बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि जब भी मैच कोई भी हो, जब भी जीतते हैं तो एक गोलकीपर की बहुत अलग फीलिंग होती है कि ठीक है, एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि गलती भी होती है तो भी बहुत हाईलाइट होती है, और अगर अच्छा भी होता है तो भी अपने आप में एक खुशी होती है कि ओके मैंने अपना काम किया। बट शूट आउट में बहुत और ज्यादा थोड़ा रोल बड़ा हो जाता है। और कॉमनवेल्थ में मेडल आना हमारे लिए अपने आप के लिए ये था कि हमारा एक टारगेट था कि हमें कॉमनवेल्थ में मेडल तो चाहिए, जो कि हमारे किसी के पास नहीं है। और मैं इतनी बिजी थी उसमें कि ठीक है, जब जैसे ही चलो मुझे, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन की तरफ देख रही हूँ कि ओके मुझे अब कोच के पास जाना है, कि थे? टीम मेरी तरफ आ रही है। बट मुझे ये है कि क्योंकि मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ, इतना ज्यादा एवरीडे ऐसे होता है कि मुझे हर दिन उससे कुछ सीखना है। वो इतनी हार्ड वर्किंग एक कोच है, एक प्लेयर रही है अपने आप में, और आज हमें गोलकीपर की भी ट्रेनिंग करवाती है। तो मुझे बस उनको थैंक यू बोलना था कि किसी तरह मैं उनके पास पहुंचूं, और कि आपकी ट्रेनिंग काम आई। और बस यही था कि, और डेफिनेटली शूट आउट में तो हमेशा ही होता है कि आप गोल पोस्ट से आ रहे होते हो, टीम आपकी तरफ आ रही होती है, तो वो तो फीलिंग ऑफ कोर्स ऑसम ही होती है। डेफिनेटली मैम, हम आपकी जो रिस्पेक्ट है कोच के लिए उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने सबने मिलकर जो उनको हवा में उछाला, वो एक सीन देखने लायक था। फाइनली हमने अकम्प्लिश कर लिया, तो हमारा गोल था। हाँ हाँ, थैंक यू। तो मैम उसी वजह से आपका नाम पड़ा है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, तो इस नाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास ज्यादा कुछ इस चीज के लिए है नहीं बोलने के लिए, बट ऑफ कोर्स हमेशा जब भी कुछ भी कोई भी आपको नाम मिलता है या कुछ भी, और स्पेशली टीम में एक अलग से कोई चीज आपको मिलती है, तो डेफिनेटली उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट है। बट उसके साथ मैं ऐसे मानती हूँ कि काम भी उतना ही बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आपको एक बार चीज मिलना शायद कहीं ना कहीं समटाइम्स हो जाता है कि उस दिन आपका दिन बहुत अच्छा होगा, या फिर लक बहुत अच्छा होगा, या फिर आपने पीछे मेहनत की होगी उसका फल होगा। बट उसको आगे लेके जाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे मैंने इस चीज को इतना ज्यादा, बहुत कोई भी चीज में मैं बहुत एक्सट्रीमली खुश नहीं होती हूँ अपने आप को, ठीक है, जो है शायद मेहनत की है, जो भी है सबकी ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, उसकी वजह से ये दिन आए हैं। बट मेरे मन में यही था कि ओके, मुझे इस चीज को मेंटेन रखने के लिए, मुझे पता है आज से मेरे को अपने आप को मतलब और ज्यादा
प्रिपेयर रखना है, ट्रेनिंग में हर चीज में फोकस रखना है। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं करती थी या फिर दूसरे नहीं प्लेयर्स हैं वो नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज मुझे जैसे ओलंपिक में बोला था ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद, तो ये पापा सब बहुत खुश थे कि आज ये भी दिन आया है कि ओके अगर इतना बड़ा नाम मिल रहा है। तो जब मैं घर गई थी तो मुझे यही था कि हाँ पापा आज आप सब खुश हो रहे हो, सब कुछ है, बट मेरे को और भी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि हो सके। तो मैं कोशिश करूंगी इस चीज को मेंटेन रखने की। डेफिनेटली मैम, आपने करके दिखाया है और हम ऐसे ही आपको सपोर्ट करेंगे और आशा करते हैं कि आप आगे भी करके दिखाओ। और आपने जो बोला कि हार्ड वर्क ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाम पाना आसान होता है लेकिन उसको मेंटेन करना और डिफिकल्ट, तो बिल्कुल। आपने एकदम स्पॉट ऑन बात बोली। तो मैम ये था सबसे अभी जो हमारा लास्ट मैच हुआ। तो आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके एज एन इंडिविजुअल भी पर्सनल लेवल पर और एज ए टीम क्या गोल है, हॉकी को आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो एक चीज। बिल्कुल डेफिनेटली सबसे पहले तो एज ए टीम हमारा यही है कि ओलंपिक में हमने बहुत पास से मेडल मिस किया है, और यही चीज उस चीज के लिए हम बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, इंडिविजुअल और एज ए टीम। कोई भी आज के टाइम, आज से और पिछले 10 साल में मैंने टीम में बहुत कुछ चेंज होते हुए देखा है। एक पहले टाइम होता था कि ठीक है आपको इंजरी हो भी जाती थी तो होता था कि ठीक है रिकवर होगी उसके बाद ही मैं कुछ करूंगी, बट आज किसी को कुछ, फॉर एग्जांपल किसी को अगर एंकल ट्विस्ट हो गया तो उसको ये होता है कि कब मैं रिकवर हूँ, और नेक्स्ट डे ही वो अपनी अपर बॉडी की एक्सरसाइज करता है, रिहैब स्टार्ट कर देता है ताकि फिटनेस बनी रहे। तो मेन तो हमारे लिए, सबके लिए हमारा फिटनेस अपने आप में एक फोकस रहता है, क्योंकि हमें पता है फिटनेस की वजह से हमारी टीम में इम्प्रूवमेंट आई है। और मेन टारगेट तो नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स है हमारा सबका एज ए टीम, क्योंकि वहां से हमें डायरेक्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। एंड देन कोशिश यही रहेगी अपनी तरफ से कि हम ओलंपिक में अपना बेस्ट करें। डेफिनेटली मैम, हमारी बेस्ट विशेष है और हम भी चाहते हैं कि पिछली बार जो मिस हुआ उसकी भरपाई इस बार हो जाए, हो ही जाए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। तो हम भी यही चाहते हैं, एज अ बिल्कुल। फैन, एज अ वेल विशर, और पूरे इंडिया आपके साथ खड़ा है। मैं आपको इतना अश्योर कर सकती हूँ कि जो हम सपोर्ट अब देख रहे हैं, जिस हिसाब से सारे स्पोर्ट को, और हम एक स्पोर्टिंग नेशन बन रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, सारे स्पोर्ट को उतना ही बिल्कुल। मिल रहा है, इतने जागरूक हो रहे, समर्थक बन रहे। तो डेफिनेटली हम बिल्कुल। यही चाहेंगे। इसी बात पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हॉकी को लेकर यूथ जो अभी लोग जुड़ रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं, तो आप हॉकी को लेकर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, यूथ एम्पावरमेंट या फिर कैसे लोग आगे बढ़े, या उस बारे में कोई आपका कोई प्लान है, कुछ आप करना चाहते हैं अपनी तरफ से। अभी तो अपनी तरफ से तो बस यही है कि ओके ये चीज मैं शायद छोड़ने के बाद डेफिनेटली उस चीज के लिए जरूर सोचूंगी। और एज ए गोलकीपर मैं सबसे पहले चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे हर पोजीशन पे काम किया जाता है, पर गोलकीपर पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ठीक है टीम के गोलकीपर हैं, गोलकीपर का काम सिर्फ बॉल रोकना है, वो चीजें वहां पे होती है और डोमेस्टिक में। और पर ग्रास रूट पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम करने की जरूरत है, तो जैसे सब पोजीशन पे काम होता है वैसे ही गोलकीपर के भी बेसिक्स होते हैं, उनके भी स्किल्स होते हैं। वो अगर वहां से सीखना स्टार्ट करेगा तो जब जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी। और कैंप में आते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने कैंप में आने के बाद सीखी थी, तो वही अगर आपको जब आप गोलकीपर बनते हो उसी टाइम से अगर आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए तो शायद आप कैंप में एक और अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आओगे कि हाँ इतना तो मुझे पता है। और हॉकी खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई भी किसी भी चीज में, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि जब तक मैंने कुछ भी एक अपना कोई माइंडसेट नहीं बनाया था, मेरा कोई लाइफ में गोल नहीं था, तब तक मेरे लिए कोई भी विजन क्लियर नहीं था कि मुझे अचीव क्या करना है। बट हाँ जिस दिन मैंने सोच लिया था कि ओके ये तो मुझे करना है, एटलीस्ट मुझे इस चीज के लिए कोशिश करनी है कि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया या अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई नहीं किया। तो सबको यही मैसेज है मेरी तरफ से कि आप जो भी करना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी में करना चाहते हैं, अदर कोई आर्ट में करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं या हॉकी में, एक अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और अपने आप को देखते भी रहना है, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि ओके मैं अपना फॉर एग्जांपल 6 महीने का टारगेट लेके जाती हूँ कि मुझे 6 महीने में अपना ये स्किल इंप्रूव करना है, क्योंकि स्किल ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में इंप्रूव हो जाएगा, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो वो अपने आप देखना है कि ठीक है मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ 6 महीने बाद, और
फिर नेक्स्ट कोई टारगेट हो, तो वो एक बिल्कुल मैम। बहुत जरूरी है एक इम्प्रूवमेंट के लिए। जो आपने बात कही कि एक विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, हम भी चाहते हैं कि और हमको ऐसे प्लेयर्स मिले जो हमारा आपका सबका देश का नाम रोशन करे, हम भी वही चाहेंगे। तो मैम उसके बिल्कुल आगे बिल्कुल। रैपिड फायर और थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर, आपका ज्यादा समय ना लेकर फिर इसको end करेंगे। तो मैम एक एडवाइस जो आपको सबसे बेस्ट अभी तक मिली है और किसने दी सॉरी, कैन यू है? रिपीट अगेन? एक एडवाइस जो आपको एडवाइस, आज तक सबसे ओके। अच्छी मिली है और किसने दी है और क्या एडवाइस थी वो? ओके। मेरे लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि जिस टाइम पे शायद मुझे जरूरत थी वो मेरे पापा से मिली मुझे, और वो यही थी कि पेशेंस रखना है और ईमानदारी से अपना काम करना है बेटा। कोई देखे या ना देखे, भगवान जरूर देखता है, और टीम में रहने के बाद एक ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम बहुत, हर कोई शॉर्ट टाइम में रिजल्ट चाहता है, तो मेरे अंदर भी उस टाइम पे ऐसा था कब मेरा टाइम आएगा। तो पापा की जो वर्डिंग थी कि बेटा पेशेंस रखना है एंड हार्ड वर्क करना है, तो ये मेरे लिए बेस्ट एडवाइस थी, और मैं आज तक कोशिश करती हूँ इस चीज को फॉलो करूँ। बिल्कुल मैम। आपने स्टार्टिंग इंटरव्यू में पापा का नाम लिया और अभी तक ले रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं हाँ कि हाँ, कितना बट बड़ा एक उनका चीज और इम्पैक्ट। ऐड कर सकती हूँ इस चीज में, क्योंकि जो उसके बाद, क्योंकि हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे अपना जूनियर है, सीनियर है, कोई कोच है, या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, या डेली रूटीन पे भी कोई मिलता है। अगर आप अपना अपना वो एटीट्यूड रखते हो कि हाँ मुझे कुछ सीखना है, तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, छोटी बात बड़ी बात कुछ भी। और मेरी कोच ने भी, जो मुझे इनसे जो सीखने को मिलता है, यानी कि इसको उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि अपने आप को एक कभी भी ऐसे नहीं है कि ओके आज मैं परफेक्ट हूँ। एवरी डे वो एटीट्यूड रखना है कि मुझे और भी सीखना है, और भी सीखने के कोई एंडिंग नहीं होती है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये सच है कि हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मुझे सब कुछ आता है। आप कितना भी सीख सकते हैं। सीखते रहिए, बेसिकली आप हाँ जी, हमेशा सीख। हाँ जी, बिल्कुल। ओके मैम। मैम आपकी इंस्पिरेशन या आपका रोल मॉडल कौन है लाइफ में? मेरे दादाजी। अच्छा, ठीक है। तो मैम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं एक दो ले लेती हूँ। एक स्पोर्ट्स विद ब्रोस की तरफ से क्वेश्चन है कि अगर आप, मैं माय क्वेश्चन इज, इफ एनीवन वांट्स टू बिकम गोलकीपर ऑफ हॉकी, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू यंगस्टर? मतलब अगर कोई गोलकीपर बनना चाहेगा मैम, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? ओके। ओके। सबसे पहले कि उनको उस पोजीशन से प्यार होना बहुत जरूरी है, एक रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है, अभी मुझे नहीं पता, पर मेरे टाइम पे या उससे पहले ये होता था कि आपको बनाया जाता था, कोच आपको बोल देता था कि इसको गोलकीपर बना दो, इसको ये, तो आपको वो पोजीशन खुद को एक सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि मुझे गोलकीपर बनना है। और उसके बाद से सब चीजें स्टार्ट होती है, तभी आप उस काम को एंजॉय कर पाओगे जो काम आप कर रहे हो। सॉरी। तो एक ये चीज है कि आप उस चीज को एंजॉय करें जो भी आप काम करते हैं, और दूसरा उसके बाद सब कुछ बहुत स्टार्ट होता है कि बोला मैंने कि बेसिक, हम बहुत लेट जाके गोलकीपर्स को पता चलता है कि गोलकीपर्स के भी बेसिक स्किल होते हैं, या बेसिक स्टांस क्या है, वो सब चीज पे कोचेज को ग्रास रूट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपकी एजिलिटी पे जितनी अच्छी आपकी एजिलिटी होगी, आपकी मूवमेंट उतनी अच्छी होगी। और डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम तक मैं बहुत डरी थी गोलकीपिंग से। और जब कभी भी लड़कों के साथ ट्रेनिंग करनी होती थी, तो मुझे ऐसे होता था कि क्यों मैं यहाँ आ गई, आज भी अगर कोई चॉइस है तो मैं छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो वो इंजरी से बचना है, बट जिस चीज से आप डरोगे वो चीज आपको और ज्यादा डराएगी। तो बहुत ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपको ये चीज समझ आती है, बट आप अगर छोटे टाइम से ही ये चीजें, क्योंकि अभी कैम में कुछ गोलकीपर्स आते हैं इतनी कम एज में, वो इतने ब्रेव गोलकीपर होते हैं, तो देख के अच्छा लगता है कि वाओ इनके अंदर ये चीज है। काश उस टाइम मेरे अंदर होती तो शायद मैं अपने आप को और भी इम्प्रूव करती। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर छोटे टाइम से ही प्लेयर्स को, जब गोलकीपर को पता चले, या कोई भी दूसरी पोजीशन पे भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि कई बार चीजें, कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं करवानी चाहिए, आपके उसमें खुद की मर्जी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। आशा करते हैं कि और भी आपके जैसे और प्लेयर्स निकल कर आए हमारे लिए, और आपकी डेफिनेटली गाइडेंस चाहे डेफिनेटली। बहुत ही अच्छा रहेगा। मैम हाँ रैपिड जी। फायर की तरफ बढ़ती हूँ। तो आप ये बताइए कि आपका फेवरेट मैच अभी तक जो आपने खेला है वो कौन सा होगा और क्यों? फेवरेट मैच मैम अभी तक जो आप खेले हैं, तो आपका सबसे काफी फेवरेट है उसमें से कौन है? अभी। कोई
हाँ, काफी ऐसी मोमेंट्स हैं जो कि आप जब भी याद करो आपको अच्छा ही फील होता है, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा 2015 का है ओलंपिक क्वालिफाई का, जो कि हमने फर्स्ट टाइम आफ्टर 36 ईयर के बाद क्वालिफाई किया था। जापान के साथ था और हम 1-0 से वो मैच जीते थे। वो मैच मेरे लिए हमेशा बेस्ट मैच है। और क्योंकि वो एक हम बात ही करते थे, अपने सीनियर से सुना था कि हमें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है, बट हमारे स्क्वाड ने किया, तो डेफिनेटली वो हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छी मोमेंट थी। और मैम अभी तक आपने बहुत सारे गोल सेव करे, लेकिन सबसे फेवरेट जो आपको लगता है आपका गोल सेव अभी तक? ओके, टोक्यो ओलंपिक में था ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इवन ऑस्ट्रेलिया से पहले हमारा आयरलैंड के साथ मैच था, और वो मैच भी जीतना बहुत जरूरी था। तो उसमें लास्ट के कुछ मिनट में बॉल आई थी आयरलैंड के साथ, वो सेव हुआ। वो मुझे ऐसा लगता है कि उस एक सेव की वजह से मुझे लगा कि ठीक है, शायद इस मोमेंट पे ये सेव होना जरूरी था। और देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच, पूरा मैच ही काफी अच्छा था, क्योंकि जहाँ हमें पता है जब हम उस मैच के लिए जा रहे थे, तो आज शायद ना बोले बट आधे से ज्यादा सब ने पहले से एक अपना सोच लिया था कि आज के मैच का ये रिजल्ट रहने वाला है। और डेफिनेटली हमने वो मैच जीता, तो वो मैच हमेशा याद रहेगा। मैम जब भी आप गोल सेव करते हैं तो सबसे आपको जो टफेस्ट लगता है, जो गोल करते हैं तो आपको किसके सामने थोड़ा सेव करना ऐसा लगता है कि ये टफेस्ट है, आज तक आपने उनको टफेस्ट माना है? ओपोनेंट ओपोनेंट कौन हाँ, टफ है? अपोनेंट, हाँ। ओके, हॉलैंड टीम, डेफिनेटली हॉलैंड है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, सब वहाँ पे काफी स्मार्ट प्लेयर हैं। बट डेफिनेटली एक टाइम था जब बहुत ज्यादा ऐसे होता था कि ओके इनके साथ मैच है, और आज उतना ही मजा आता है कि ओके सामने जितने अच्छे ओपोनेंट्स होते हैं, आपको अपने आप को उतना ही इन्वॉल्व करने का मौका मिलता है, या फिर सीखने का मौका मिलता है। बट हाँ, हॉलैंड है कि काफी अच्छी टीम है। टीम में आपने हॉलैंड बताया, और प्लेयर मैम सबसे टफेस्ट जो आपका लगा? प्लेयर्स का काफी स्ट्राइकर्स हैं, कोई इंडिविजुअल ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं है मेरे लिए। उससे ज्यादा मैं ड्रैग फ्लिक का ज्यादा सोचती हूँ, कि क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर अटैक जो होता है उसमें जो ड्रैग फ्लिक करते हैं, उसमें भी काफी टीम्स हैं जिनके ड्रैग फ्लिकर्स अच्छे हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी एक प्लेयर का ऐसा नहीं है मेरे लिए कि ठीक है यही है, क्योंकि हर एक की अपनी स्ट्रेंथ होती है। ओके मैम, फेवरेट हॉबी आपकी, आपको सबसे ज्यादा क्या, आप ऑब्वियसली हॉबी तो पसंद ही है, पर उसके अलावा आपकी हॉबी क्या है? ओके, मेरा ऐसा कुछ ज्यादा कोई मेरी बहुत सी नहीं है। मैं अपने आप को थोड़ा नहीं, हर चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, बट मेरे को स्पेशली यही होता है कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और जब भी मैं घर जाती हूँ, तो यही रहता है कि मुझे स्पेशली इवनिंग टाइम पे जब पापा जॉब से वापस आते हैं, पापा मम्मी के साथ बैठ के चाय पीना बहुत पसंद है। अदरवाइज शॉपिंग पसंद है, वो भी अभी पिछले 2-3 साल में शायद अपने आप को चेंज किया, इसलिए मुझे शॉपिंग पसंद है। बिल्कुल मैम। तो आपका सबसे फेवरेट जो आपको लगता है चिलिंग टाइम में रिलैक्सिंग, जो आपको क्या करना पसंद रहता है? आपने बताया मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन उसके अलावा? अभी अभी में तो बहुत, क्योंकि टीम में भी रहते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो एक ये भी घर जैसा माहौल है। और यहाँ पे सैटरडे इवनिंग हमारा ऑफ होता है, तो वो इवनिंग टाइम पे मुझे हॉस्टल के बाहर 2-3 फ्रेंड्स हैं, कोई भी आके बैठ जाते हैं। और हॉस्टल की वार्डन अम्मा है, वो मेरे काफी क्लोज है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनके साथ चाय पीना, बैठना, थोड़ा गॉसिप करना। एंड देन मेरी घर जाती हूँ तो मेरे भाई की बेटी है, मेरी नीज है, उसके वो टोटली मेरे लिए एक रिलैक्स टाइम है। मैम इन दो क्वेश्चन के बीच में एक चीज तो कॉमन थी कि आपको चाय बहुत पसंद है, चाहे ये हमें बहुत समझ आ पसंद है, गया। डेफिनेटली। इवन जब हम कॉमनवेल्थ में मैच जीते थे, उसके बाद में भी कोच ने हमें एक बात बोली थी कि बाकी सब टीम जीतती है तो सेलिब्रेशन में चैंपियन सेलिब्रेशन सब चलता है, पर तुम्हारे लिए मुझे पता है कि क्या होगा, सबके लिए कि चाय होगी। तो हाँ, वंदना ने मेरे से पूछा कि आज तो तुझे मैं चाय बना के पिलाऊंगी, आज हम जीते हैं। और तो मैंने बोला हाँ, कि तो ये है कि बाहर जाते हैं तो चाय तो हम पीते ही हैं, पर उस दिन की ओके आज अदरक वाली अलग से चाय तेरे लिए बनेगी। तो मुझे और वरना दोनों को ही हमें चाय बहुत पसंद है। इवन हमारी टीम में काफी प्लेयर्स हैं, काफी है, पर सबसे बिल्कुल ज्यादा मैम, हम दोनों को। अदरक वाली चाय की डिमांड पूरे इंडिया में बहुत है। तो आप जो हमारा तरीका है वो सबसे यूनिक है सेलिब्रेट करने का। हाँ डेफिनेटली। जी, बिल्कुल बिल्कुल।
मैम, जो टीम में वो प्रैंक स्टार कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रैंक करते हैं किसी के ऊपर, कौन है वो एक मेंबर जो टीम का प्रैंक स्टार? दो हैं काफी, वैसे तो काफी माहौल चेंज हुआ है काफी, हर कोई एक माहौल ऐसा बना के रखते हैं जिससे कि हमेशा एक लाइट फील हो, फन मोमेंट रहे। बट सबसे ज्यादा है वो नवनीत और नेहा है, वो दोनों हमारी टीम में काफी इंजॉय करते हैं हम उनके साथ। हाँ जी। डेफिनेटली। तो एक फनीएस्ट इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, जो ड्रेसिंग रूम या आपके किसी मैच के दौरान हुआ हो, जिसको मतलब देखकर सुनकर बहुत हंसी आई हो? काफी काफी चीजें ऐसी होती हैं, मुझे एग्जैक्टली exactly तो ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं रहेगा होगा। बट हाँ, एक हमारी टीम में लिली होती थी, लिली चानू, और 2012 की बात है। और फर्स्ट टाइम हमारे पास फॉरेन कोच आए थे, और नील हाउगुड थे ऑस्ट्रेलिया से। उनके साथ हमारा पहला ही सेशन था, और हम सब थोड़ा अफ्रेड था कि ओके इंग्लिश समझ आएगी कि नहीं आएगी, और पता नहीं क्या है। तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, और मैच चल रहा था, और उन्होंने बोला कम ऑन लिली पुश अप, कम ऑन लिली पुश अप। और लिली ने स्टिक साइड में रख के पुशअप्स मारना स्टार्ट कर दिया, और वो उनको पुश कर रहे थे कि ओके आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। तो वो हमारे लिए एक काफी एक फन मोमेंट है, हमेशा उस चीज पे हम हंसते हैं। डेफिनेटली मैम, सुनकर ही हंसी आ रही है, तो आपने तो देखा होगा, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या हुआ। हाँ मैम, ये जी। क्वेश्चन नेक्स्ट है वो मेरा भी है, हाँ। और रंजी का भी एक क्वेश्चन है कि आपकी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग, वैसे तो आप सभी लोग दोस्त है, दिखता है हमें वो फील्ड पे आपकी केमिस्ट्री जो प्लेयर्स की रहती है, लेकिन सबसे एक प्लेयर जिससे सबसे ज्यादा बॉन्डिंग हो, ऑन ग्राउंड भी और ऑफ ग्राउंड भी मैम? ऑन ग्राउंड तो डेफिनेटली कि मुझे ऐसा लगता है कि सुशीला है या फिर ग्रेस है, उनके साथ मेरा काफी अच्छा बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि डिफेंस है तो मेरे साथ ज्यादा कनेक्ट रहता है। और ऑफ द फील्ड मैंने रजनी के साथ काफी टाइम स्पेंड किया है, तो वो है। ओके मैम, एक और फाइनल चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए और हमारी मेंस हॉकी टीम का फाइनल होने वाला था, तो जब उन्होंने आप लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, मतलब सब लोग खड़े होकर आपके लिए क्लैप कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो उस टाइम पर आपको क्या फीलिंग आई? अब डेफिनेटली बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जरूर था, हमने खुद ने इवन मैच के बाद मैं शायद इंटरव्यू वगैरह में भेजी थी, और चेंजिंग रूम में काफी सेलिब्रेशन चल रहा था, और जो डांस वीडियो भी वायरल हुआ। और मेरे से इंटरव्यू में भी यही पूछा जा रहा था कि ये मतलब बहुत अच्छे से आप इसी तरह सेलिब्रेट करते हो क्या। और हिंदुस्तानी वाला जो सॉन्ग था वो हमेशा से हमारी टीम का बहुत फेवरेट सॉन्ग रहा है। तो जब आए काफी देर से, क्योंकि उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है हाँ उसके बाद में मेरा इवन डोप टेस्ट भी था, तो काफी टाइम वेट करना पड़ा, और उनका सेलिब्रेशन कंटिन्यू चल ही रहा था। और उसके बाद में हम आए तो बिल्कुल माइंड में नहीं था कि ओके मेंस टीम भी हमारा वेट कर रही होगी। तो जैसे ही उनको देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने आप में ये एक फिर से वो एक सेकंड के लिए भी ऐसे, क्योंकि सेम चीज हमें पता है जब ओलंपिक में टीम जब जीत के आई थी तो हम ऐसे ही नीचे खड़े थे, वेट किया, तो वो एक रिस्पेक्ट आई कि ओके आज हमारे लिए भी एटलीस्ट ये चीज हो रही है। तो इस चीज मैम, के लिए। कमेंट पे आपकी बहुत डिमांड आ रही है कि आप हरियाणवी में कुछ बोले, और एक क्वेश्चन ये भी था कि आपका फेवरेट फूड क्या है, तो आप शायद उससे हरियाणवी में बोल दे तो क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। ओके, हरियाणवी या फिर मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ तो मैं बागड़ी बोलती हूँ। तो ओके मैम, दोनों में बोल दीजिए, हाँ, हमें चलेगा। हरियाणवी तो मैंने मेरे को नहीं पता, मुझे बोलनी, मैंने कभी बोली नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे बोला जाता है, बट बागड़ी भी बोल देती हूँ। ओके। आई डोंट नो। ओके। मन मम्मी का हाथ की पनेरी, भिंडी की सब्जी और रोटी अच्छी लगे। आई डोंट मैम, नो। समझ में आया मुझे कि भिंडी की सब्जी और रोटी आपको पसंद है मम्मी के हाथ, और हाँ आपने बहुत ही जी। अच्छा बोला। थैंक यू मैम। तो मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, और मैं सच में आपका मतलब हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट आपने मेरी एक्सेप्ट करी, और ये टाइम जो दिया मेरे उसके लिए लिए इवन बहुत। फर्स्ट लाइव सेशन है, मुझे बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ही कम मैं काफी, क्योंकि मेरा अकाउंट भी कोई और है वो हैंडल करते हैं, तो बट पता नहीं एक जेन्युइन लगा आपसे कि ओके ठीक है, एक लगा कि ठीक है ट्राई करती हूँ, कर लेना चाहिए। मैम, आई थैंक होप यू। मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया हो।
नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेटली डेफिनेटली काफी अच्छा लगा मुझे भी। तो एक फाइनल आपके फैंस के लिए और व्यूअर्स के लिए आपको एक मैसेज देना चाहेंगे मैम? ओके, बिल्कुल। मैं जो भी जितने भी देख रहे हैं या फिर उनसे और उनके पेरेंट्स से, इवन मैं हमेशा जब भी कोई भी मैसेज देना होता है, मैं बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों को फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए वो फ्रीडम को किस तरह यूज करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर माँ बाप को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा ही करेंगे। बट जो भी है, इक्वलिटी मिलना बहुत जरूरी है लड़के लड़कियों में। घर में एक वो वैसा माहौल रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है, आप कोई भी फील्ड में हो, कहीं पे भी हो, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहता है कुछ भी काम करने के लिए। और बाकी जो भी ऑलरेडी मैंने शायद पहले भी बोला, आप मैसेज यही है, आप जो भी काम करते हो उसमें आपका एक राइट माइंडसेट होना और एक गोल होना, टारगेट होना बहुत जरूरी है। मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट तो ऊपर वाला दे ही देगा, लेट दे देगा बट देगा जरूर, अगर हमने सच्चे मन से मेहनत की है। बस कभी लाइफ में वो रिग्रेट नहीं आना चाहिए। और आज के टाइम पे सब बहुत शॉर्ट टाइम पे रिजल्ट चाहते हैं, पेशेंस उतना ज्यादा नहीं रखते हैं, तो समटाइम्स टाइम ज्यादा लग जाता है, बट आप होप ना छोड़े। मैम थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, आपने आपका समय नो निकाला और प्रॉब्लम, इतनी थैंक यू। देर बात करी। आई होप आपने एंजॉय किया, और मैंने मैम सच में बहुत एंजॉय किया। उस दिन वो हुआ था, वो मुझे भी अच्छा वो लगा, फोटो डेफिनेटली, मुझे फोटो मेरे सच पास में। रखा हुआ है। फोटो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने सोचा कि मैम से एक बार मिलना है, चाहे किसी और से मिलूं या नहीं मिलूं, लेकिन इनसे जरूर मुझे एक बार मिलना है। ओके, और थैंक बिल्कुल यू सो मैम, मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट रिस्पेक्ट। बाय। ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू।